नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोर्ट्स द स्पीक में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स द स्पीक। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के आदेश को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है। उन्हें फिर जेल भेजा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिली भगत करके सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखाधड़ी की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बिल्किस बानो केस में सभी 11 दोषियों की सजा माफी को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटा है। इसके साथ ही गुजरात सरकार को फटकार लगाई है और कहा, तथ्यों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया गया है। गुजरात सरकार ने दोषियों के साथ मिली भगत की है। गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट की टिप्पणियां छिपाई हैं। गुजरात सरकार को माफी देने का भी अधिकार नहीं था। ये अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के पास था। भले ही घटना गुजरात में हुई, लेकिन इस मामले में पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है। अब सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। उन्हें फिर से जेल भेजा जाएगा। The court said that the order that was obtained in 2022 May from this court saying that the state of Gujarat will decide is an order which was obtained by playing fraud upon this court. All facts were not placed before the court. If such an order is obtained, that order has no meaning in the eyes of law. It is a nullity in the eyes of law. गुजरात सरकार को मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए थी। मई 2022 के फैसले के बाद दोषियों को राहत देने के लिए गुजरात द्वारा शक्ति का उपयोग महाराष्ट्र की शक्ति को हड़पने के समान था। गुजरात पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता था। दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर कानून पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि उचित सरकार को माफी आदेश पारित करने से पहले अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 32 की याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता था। तथ्यों को दबाने के कारण न्यायमूर्ति नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहले के फैसले को कानून में गैर कानूनी और अमान्य करार दिया। पीठ ने कहा, इस अदालत का 13 मई 2022 का आदेश भी लाइलाज है, क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ के बाध्यकारी फैसले का पालन नहीं करता है, जहां जनहित याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता। जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराधियों को सजा इसलिए दी जाती है ताकि भविष्य में अपराध रुकें। अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन पीड़िता की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। हमारा मानना है कि इन दोषियों को स्वतंत्रता से वंचित करना उचित है। एक बार उन्हें दोषी ठहराए जाने और जेल में डाल दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार खो दिया है। साथ ही यदि वे दोबारा सजा में छूट चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उन्हें जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है। बेंच ने लगातार 11 दिन तक सुनवाई की थी और बीते साल 12 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए और अपने अपने तर्क रखे थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। कई दलीलें और पिछले फैसलों का हवाला दिया था, लेकिन उम्र कैद की सजा में समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे और कोर्ट का कहना था कि ये साफ होना चाहिए था कि दोषी कैसे माफी के योग्य पाए गए।
ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर 10 जनवरी को सुनवाई होनी थी, मगर अब ये सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने बताया है कि वो संवैधानिक पीठ में सुने जाने वाले मामलों में व्यस्त हैं। सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी ने साफ कहा कि अब इस मामले को और नहीं टाला जाएगा। उमर खालिद सितंबर 2020 से ही जेल में बंद है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा को भड़काया था। उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज हैं। एक मामले में उमर को अप्रैल 2021 में जमानत मिल गई थी, दूसरे मामले में उनके खिलाफ UAPA के तहत आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में पूर्व JNU स्कॉलर उमर खालिद की जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। खालिद के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्थगन का अनुरोध किया क्योंकि वो आज संविधान पीठ की सुनवाई में व्यस्त हैं। दिल्ली पुलिस ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SP राजू की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए समय भी मांगा। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ हालांकि शुरू में मामले को स्थगित करने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन सिब्बल के बार-बार समझाने के बाद अंततः इसे 24 जनवरी को स्थगित करने पर सहमत हो गई। सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार और हुजैफा अहमदी, जो गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली संबंधित याचिकाओं में उपस्थित हो रहे हैं, भी सिब्बल के अनुरोध में शामिल हुए। सिब्बल और अन्य वकीलों के बहुत समझाने के बाद पीठ मामले को 24 जनवरी को पोस्ट करने पर सहमत हुई। पीठ ने ये दर्ज किया कि याचिकाकर्ता और संघ दोनों ने समय का अनुरोध किया था। खंडपीठ ने स्पष्ट किया आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश को लेकर UAPA मामले में 14 सितंबर 2020 को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद से खालिद इस मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में हैं। खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 या UAPA एक्ट की धारा 13, 16, 17 और 18, शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के मार्च 2022 के आदेश को बरकरार रखा था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने पाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक आयोजित विभिन्न षड्यंत्रकारी बैठकों के माध्यम से 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की ओर केंद्रित थे, जिसमें खालिद भी शामिल थे। आदेश में हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में अमरावती में दिए गए भाषण में खालिद द्वारा इनकलाबी सलाम, क्रांतिकारी सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल, क्रांतिकारी स्वागत शब्दों का इस्तेमाल करने पर भी गंभीरता से विचार किया और इसे हिंसा भड़काने वाला कदम माना। मामले के दौरान खंडपीठ ने UAPA के आरोपियों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ दुनिया भर के जुमले का इस्तेमाल करने पर भी सवाल उठाया और टिप्पणी की कि आलोचना के लिए लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इधर सुभाष चंद्र की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या NCDRC की खंडपीठ ने सुपरटेक रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड को खिलाफ शिकायतकर्ताओं से पर्याप्त भुगतान प्राप्त करने के बावजूद निर्धारित समय सीमा के भीतर नोएडा में बुक की गई प्रॉपर्टी का कब्जा देने में विफल रहने के लिए उपभोक्ता आयोग ने जिम्मेदार ठहराया और सुपरटेक रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई पूरी राशि 9% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर के साथ शिकायतकर्ता को 50,000 रुपए की मुकदमेबाजी लागत के साथ वापस करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता सुनील कुमार सिंघल ने सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से एक प्रॉपर्टी की बुकिंग कराई थी, लेकिन सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शिकायतकर्ता को निर्धारित समय कब्जा नहीं दिया गया। सिंघल ने आरोप लगाया कि सुपरटेक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी और असंतोषजनक है।
सिंघल ने 2011 में 5 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया था और अप्रैल 2015 तक कुल 12,06,30,370 रुपए का भुगतान किया था और उसके बावजूद यूनिट के कब्जे में नवंबर 2015 की वादा की गई तारीख से अधिक देरी हुई। ऐसे में पूर्ण रिफंड और मुआवजे की मांग की गई। जवाब में सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने तर्क दिया कि शिकायत पैसे निकालने के इरादे से दर्ज की गई है। आयोग ने पाया कि सुपरटेक रियल्टर्स शिकायतकर्ताओं द्वारा बुक किए गए फ्लैटों का कब्जा सौंपने में देरी को सही ठहराने में विफल रहा। आवंटियों द्वारा भुगतान में चूक का हवाला देने के बावजूद सुपरटेक ने इन कारणों से आवंटन रद्द नहीं किया। आयोग ने यह भी कहा कि डिलीवरी की तारीख के किसी भी विस्तार को उचित ठहराने वाला कोई सबूत नहीं था। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शिकायतकर्ताओं द्वारा किए गए भुगतान के खिलाफ फ्लैटों को सौंपने में देरी के संबंध में सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड पर सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट लागू करने पर बात की। अदालत को बताया गया कि इस छात्र की अभी भी किसी सीबीएसई स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाया है और इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार पर सख्ती दिखाई और ढुलमुल रवैये पर नाराजगी भी जाहिर की है। मुजफ्फरनगर में छात्रा को थप्पड़ मारने के मामले में ताजा घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य सरकार ने घटना के बाद अपेक्षित तरीके से कार्रवाई नहीं की। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना की उचित और समयबद्ध जांच की मांग की गई। वर्तमान मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्राथमिक विद्यालय की टीचर द्वारा स्कूली बच्चों को अपने मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देने के संबंधित है, जिसका वीडियो अगस्त में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा था कि वह पीड़िता की काउंसलिंग के संबंध में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज या टीआईएसएस की सिफारिशों को कैसे लागू करना चाहती है। इस निर्देश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त हलफनामा दायर किया। खंडपीठ ने इसका खुलासा किया। हालांकि वकील शादान फरासत ने विभाग की प्रतिक्रिया को अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा, मैंने हलफनामा देखा कि मुझे यह कल ही मिला है। मेरे सम्मान पूर्वक निवेदन के अनुसार यह अपर्याप्त है। जस्टिस ओक ने जवाब में वकील से याचिकाकर्ता के सुझाव उत्तर प्रदेश की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद को लिखित रूप में भेजने को कहा। ये पूछे जाने पर कि क्या बच्चा अभी भी उसी स्कूल में नामांकित है, एजी प्रसाद ने कहा कि उत्तरदाता शुरू में सीबीएसई बोर्ड के तहत इस प्राइवेट स्कूल में उनके प्रवेश की सुविधा के लिए अनिच्छुक है, क्योंकि स्कूल दूर है। इस मौके पर जस्टिस ओक ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए टिप्पणी की। यह सब इसलिए होता है क्योंकि राज्य वह नहीं करता जो इस अपराध के बाद करने की अपेक्षा की जाती है। अंत में सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए स्थगित करते हुए खंडपीठ ने कहा, शिक्षा विभाग द्वारा अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए सुझाव शामिल है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील बच्चे के माता पिता से परामर्श करना, इस पहलू पर उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित वकील को सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है। 9 फरवरी को सूची दें, जब हम टीआईएसएस द्वारा सिफारिशों के क्रियान्वयन पर पक्षों को सुनेंगे। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बापुर स्थित नेहा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य तृप्ता त्यागी ने कक्षा 1 के छात्र को दूसरे छात्रों से थप्पड़ लगवाए थे। 25 अगस्त को ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया था। राजनीतिक दलों ने इसे खूब उछाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति देने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नए कानून में नियुक्ति वाले पैनल से चीफ जस्टिस को बाहर रखा गया है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से नए कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अपनी दलील में कहा कि ये कानून शक्तियों के विकेंद्रीकरण के विचार के खिलाफ है।
संसद द्वारा चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पास किए गए कानून पर रोक लगाने की मांग करते हुए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों के चयन समिति में देश के चीफ जस्टिस को भी शामिल करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 की धारा 7 और 8 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की खंडपीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ठाकुर द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव आयुक्तों के अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया और जिसे संसद के शीतकालीन सत्र के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिसंबर में कानून में हस्ताक्षरित किया। इस विधायी कदम के माध्यम से भारत के चीफ जस्टिस को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से हटा दिया गया, जिसने अब इस संवैधानिक चुनौती को जन्म दिया। सुनवाई के दौरान ठाकुर की ओर से पेश सीनियर वकील विकास सिंह ने तर्क दिया कि ये अधिनियम शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसने हमारे संविधान की मूल संरचना का गठन किया। नए कानून पर रोक के लिए अंतरिम प्रार्थना पर निर्णय लेने का अदालत से आग्रह करने से पहले सिंह ने सहमति व्यक्त की। हालांकि पीठ ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। जस्टिस खन्ना ने वकील से कहा, कोई रोक नहीं होगी, कृपया हम इस तरह के कानून पर रोक नहीं लगा सकते। सीनियर वकील के छोटी तारीख के अनुरोध पर खंडपीठ इसे सुनवाई के लिए अप्रैल में तय करने पर सहमत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मार्च में दिए गए अपने एक फैसले में कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता और चीफ जस्टिस को शामिल किया था। फिर सरकार ने अगस्त में एक कानून लाकर सीजीआई की जगह प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया, जबकि लोकसभा में विपक्ष का नेता और अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। इस कानून को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इधर हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री के तबादले से जुड़े मामले में संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा डीजीपी को हटाए जाने के फैसले को खारिज किया। फिलहाल डीजीपी कुंडू का तबादला कर उसे आयुष विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। हालांकि सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के एसआईटी से जांच जारी कराने का आदेश बरकरार रखा है, जो कि एक पुलिस अधिकारी के साथी और बिजनेसमैन के बीच एक दीवानी विवाद को हल करने का दबाव बनाने के लिए धमकाया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि गलत तथ्यों के आधार पर उनको फंसाया गया है। डीजीपी संजय कुंडू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मैं 3 महीने में रिटायर होने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, जिससे सच सामने आ सके। संजय कुंडू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें राज्य में पुलिस महानिदेशक के पद से हटाने के आदेश को वापस लेने से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा 26 दिसंबर के आदेश को वापस लेने के कुंडू के आवेदन को खारिज करने के एक दिन बाद कुंडू ने शीर्ष अदालत में याचिका डाली। शीर्ष अदालत के समक्ष इस मामले में मुकदमे का ये दूसरा दौर है, जिसने इससे पहले कुंडू को डीजीपी पद से हटाने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी और कहा था कि वो पहले उनके आवेदन पर फैसला करे। कुंडू को डीजीपी पद से हटाने का उच्च न्यायालय का आदेश 26 दिसंबर 2023 को एक व्यापारी के मामले में पारित किया गया था, जिसने एक विवाद के कारण उन्हें और उनके परिवार को धमकी देने का आरोप लगाया है। डीजीपी पर आरोप है कि उन्होंने एक वरिष्ठ वकील की ओर से दीवानी विवाद में हस्तक्षेप किया था। कुंडू ने इसके बाद उच्चतम न्यायालय का रुख किया और जिसने 3 जनवरी को उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और कहा कि 26 दिसंबर के आदेश को तब तक प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उच्च न्यायालय वापस लेने के आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता। इसके बाद उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई की और 9 दिसंबर को इसे खारिज कर दिया। इधर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपए के कथित राशन वितरण घोटाले के संबंध में इस महीने की शुरुआत में मारे गए छापों के दौरान ईडी के अधिकारियों पर क्रूर हमले को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश टीएस
शिवागनानम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी होने के नाते ईडी इतनी शक्तिहीन या असहाय नहीं है कि उसे जनहित याचिका के जरिए संरक्षण की जरूरत पड़े। मुख्य न्यायाधीश ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि ये एक केंद्रीय एजेंसी है और इसके पास सभी तकनीकी विशेषज्ञता है और वो जानता है कि ऐसे मामलों में उसे क्या करना चाहिए। एक केंद्रीय एजेंसी होने के नाते इसके पास अपने अधिकारियों की सुरक्षा करने की सभी शक्तियां हैं। हम इस जनहित याचिका पर विचार नहीं कर सकते, लेकिन अगर एजेंसी हमारे पास आती है और कहती है कि हम असहाय हैं और इसलिए हमें सुरक्षा की जरूरत है और हम इस याचिका का समर्थन करते हैं, तो हम आपकी बात सुनेंगे, अन्यथा क्षमा करें। ईडी अधिकारियों पर 5 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता शेख शाहजहां के आवास के पास हमला किया गया था। शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि उसके ज्योतिप्रियो मलिक का, जो कि वर्तमान में वन राज्य मंत्री के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में राशन वितरण घोटाले के संबंध में कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि 5 जनवरी को लगभग 200 स्थानीय लोगों ने ईडी अधिकारियों को घेर लिया जो अकुंजी पारा में शाहजहां के आवास पर छापा मारने पहुंचे थे। रिपोर्ट के अनुसार दोनों ईडी अधिकारियों के साथ साथ उनके साथ अर्धसैनिक बलों पर हमला किया गया, जिससे ईडी को क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भी बताया गया कि ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए। इस घटना के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बाद में शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग की थी। बोस ने यह भी टिप्पणी की थी कि शाहजहां के आतंकवादियों के साथ घनिष्ठ संबंध थे, जिसकी सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी ने तीखी आलोचना की थी। चलिए, कोर्ट्स दिस वीक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।